स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल रैबिट मैथ्स में। आज की वीडियो में मैं आपको जनरल नॉलेज के कुछ और सवालों के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इस वीडियो में जो सवाल होंगे वो आपके एग्ज़ाम से करीब करीब जुड़े हुए होंगे। हो सकता है कुछ सवाल ऐसे हो जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए हों, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके भावी एग्ज़ाम में, जो आने वाला एग्ज़ाम है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 2023 का, उसमें भी आ सकते हैं। तो चलिएगा अपनी वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप हमारे चैनल इस रैबिट मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इसको। इसकी वीडियोस आप लोगों को मैं बहुत ही अल्टीमेट वीडियोस प्रोवाइड कराता हूँ, ताकि आप लोग इसका फ़ायदा उठा के आप अपने टारगेट, अपनी जॉब को आप मुकाम तक अपने पहुँच सके। तो चलिएगा बिना देरी किए बिना देरी किए दोस्तों, सॉरी टंग स्लिप हो गया, आपको लेके चलते हैं सवालों पे। देखिएगा, सबसे पहला सवाल आपके सामने है। कहता है कि संसद में कितने सदन होते हैं। जवाब आपके सामने लिखा हुआ है, संसद में 2 सदन होते हैं। देखिएगा, संसद में 2 सदन कैसे होते हैं मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। देखिएगा, जीएस को समझना बहुत ज़रूरी है। समझ के अगर याद करोगे तो वो कभी आप भूल नहीं पाएंगे। संसद जो होता है ना, हमारा जो संसद है, आपको मैं इसको बताता हूँ। संसद जो होता है हमारा, वो हमारी 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो आपका लोकसभा और एक होता है आपका राज्यसभा। राज्यसभा मेरे भाई, ये 2 सदन होते हैं संसद के। इन्हें सदन बोलते हैं। सदन का मतलब होता है कि ये 2 हिस्से हैं संसद के, लोकसभा और दूसरा होता है आपका राज्यसभा। इसको लोअर हाउस बोलते हैं, लोअर हाउस, और इसको बोलते हैं अपर हाउस। इसको अपर हाउस भी बोलते हैं मेरे भाई। ये ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लोगों को लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में जनरली आ जाते हैं। देखिएगा, ये जो आपके हाउसेस के बारे में मैंने आपको बताया, इसको ऊपर ले जाते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लोअर हाउस और अपर हाउस। ठीक है ना, इससे मिलके संसद बनता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए। चलिएगा, अब अगले सवाल पे चलते हैं। इसके बारे में मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आगे आएंगे, तब उनमें एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। तो संसद किस चीज़ों से मिलके बनता है? लोकसभा से, राज्यसभा से। लोकसभा को लोअर हाउस भी बोलते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। अगर इनमें कैंडिडेट्स की बात करें तो इसमें लोकसभा में कैंडिडेट करीब करीब 543 है। 543 है आज की तारीख में, और इसमें 250 के करीब हैं राज्यसभा में। तो सारे टोटल सदस्य हैं जो जिनसे मिलकर के ये लोकसभा और राज्यसभा बनते हैं। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको स्पीकर बोलते हैं, स्पीकर। और यही जब इनका दोनों का जॉइंट सेशन चलता है तो उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा स्पीकर ही करता है। चलिएगा, अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये है। देखिएगा, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या कहता है? कहता है कि लोकसभा या राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है। तो उनको भंग करने की जो पावर होती है ना, वो राष्ट्रपति के पास होती है। प्रधानमंत्री उसको भंग नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो लोकसभा या राज्यसभा को भंग कर सके। ठीक है मेरे भाई, तो आगे बढ़ते हैं इसी सवाल के साथ। अगला सवाल आपके सामने है। अगले सवाल में क्या कहता है कि संसद भवन का मालिक कौन होता है? संसद भवन का मालिक होता है, देखिएगा मेरे भाई, भारत सरकार होती है। भारत सरकार होती है संसद भवन का मालिक। ठीक है, तो आपके पास राष्ट्रपति भी है। राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति भी संसद भवन का मालिक नहीं होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री भी संसद भवन का मालिक नहीं होता है। तो आपको टिक करना है कि इस पे अगर एग्जाम में आ जाता है सवाल, तो भारत सरकार का हक होता है संसद भवन पे। अच्छा, संसद भवन से मुझे एक सवाल याद आ गया, मैं आपको बता दूं। संसद भवन किस पहाड़ी पर है? संसद भवन
किस पहाड़ी पर बनाया गया है? तो मैं आपको बता दूं ये रायसीना पहाड़ी पर बना हुआ है, रायसीना पहाड़ी। और रायसीना पहाड़ी किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? ये रायसीना पहाड़ी पर है संसद भवन आपका। और ये रायसीना पहाड़ी किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको साइज बढ़ा लेता हूँ क्योंकि मैथ्स की क्लास तो है नहीं है, तो आप लोगों को क्लियर समझ में आए। ताकि देखिएगा, और कलर भी चेंज कर लेता हूँ, कलर रहेगा ये बेस्ट। चलिएगा, तो संसद भवन से रिलेटेड जो सवालों के जवाब मैंने आपको दिए हैं वो कई बार एग्ज़ाम में आ भी गए हैं और फ्यूचर में भी आ सकते हैं। तो चलिएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। फोर्थ सवाल, चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या कहता है मेरे भाई? देखो चौथे सवाल में क्या लिखा है कि संसद में प्रश्नकाल क्या होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ पूछ रहा है अभी, इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। संसद में प्रश्नकाल क्या होता है? 11 बजे से 12 बजे तक। 11 बजे से 12 बजे तक का जो टाइम होता है संसद में, ये प्रश्नकाल होता है। अब आप समझ रहे होंगे कि पता नहीं है प्रश्नकाल होती क्या चीज़ है, क्या बला है ये, तो इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिएगा, संसद में 2 सदन होते हैं। संसद में, ये आपका संसद है बच्चों, इसमें मैं कलर दूसरा यूज करूँगा क्योंकि ये काम नहीं करेगा। देखिएगा बच्चों, इस संसद में ना 2 सदन होते हैं। एक तो होता है आपका लोकसभा और दूसरा होता है आपका राज्यसभा। ये 2 सदन होते हैं। इस लोकसभा सभा में कितने, करीब 543 लोग हैं हमारी आज की लोकसभा में 2023 में। और राज्यसभा में कितने, 250 के करीब हैं। ठीक है, इन सब को टोटल को मिला के करीब 750 या 800 के करीब मेंबर बैठते हैं ना, करीब 800 के करीब, 700-800 मेंबर हो जाते हैं ये। तो इनकी मीटिंग होती है संसद भवन के अंदर। ठीक है, मीटिंग होती है इनकी जब, तो मीटिंग बुलाई जाती है। ठीक है, मीटिंग जब बुलाई जाती है इनकी, तो उस मीटिंग में जब ये लोग बैठते हैं ना, जब ये लोग बैठते हैं तो उसको बोलते हैं संसद का सत्र। ठीक है, संसद में जो मीटिंग होती है ना, मीटिंग इन सभी मेंबर्स की, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स की, तो उसकी जो मीटिंग के लिए जो टाइमिंग होता है, टाइमिंग जो होता है 11 बजे से मीटिंग शुरू होगी। 11 बजे से, कितने बजे से मीटिंग शुरू होगी? 11 बजे से। अब शुरुआत यानी कि आपकी 11 से ही होती है, 11 से शुरुआत होती है, शुरुआत होती है। मतलब इस टाइम तक 11 बजे तक सबको पहुंचना होता है संसद भवन के अंदर, लोकसभा के सदस्यों को भी और राज्यसभा के सदस्यों को भी। उसके बाद क्या होता है कि जब मीटिंग शुरू होती है 11 बजे से लेकर के 11 टू 12 तक, यानी कि 1 घंटा, इस 1 घंटे में सिर्फ प्रश्न किए जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो लोकसभा होती है या राज्यसभा होती है, इसमें जो पक्ष है, विपक्ष है, वो पक्ष जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। उनसे कुछ अटपटे सवाल पूछे जाते हैं कि भाई आपने किस तरह की योजना कहाँ कहाँ चलाई है और क्यों चलाई है, इतना पैसा आपने देश की सरकार का फंड यहाँ इन्वेस्ट किया है तो क्यों किया है। तो ये सारे प्रश्न, इस तरह के प्रश्न विपक्ष जो है ना सत्तारूढ़ पार्टी से करता है। तो 11 बजे से 12 बजे के बीच में आपको ये प्रश्नकाल ही होता है। इसमें सिर्फ प्रश्न कर सकते हैं, जवाब नहीं दे सकते हैं। अब उसके बाद देखिएगा, आई होप कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि ये प्रश्नकाल होती क्या भला है। यही चीज़ें आपको समझने के लिए यूट्यूब से क्लास लेना ज़रूरी होता है। आपकी किताबों में भी ये ज्ञान लिखा है, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो समझ में नहीं आती है मेरे भाई, इसलिए टीचर से समझना भी ज़रूरी है। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जीएस समझ में अगर आना शुरू हो गया तो आप समझ लीजिए कि आपकी नैया पार है। फिर नेक्स्ट सवाल ऐसा ही है, क्या कहता है संसद में 0 आवर क्या होता है? 0 आवर होता है मेरे भाई 12 बजे से 1 बजे तक। देखो मीटिंग किस टाइम शुरू होती है? 11 बजे से और 12 बजे के बीच में 1 घंटे का टाइम है ये। 11 बजे से शुरू होगी और 12 बजे तक चलेगी। इस पीरियड को कहेंगे प्रश्नकाल। और इसके तुरंत बाद जो आपका चालू होगा, उसके तुरंत बाद 12 के बाद, 12 से फिर 1 बजे तक,
जीरो आवर होता है, ये जीरो आवर, देखिएगा ये लिखा है जीरो आवर। इस जीरो आवर में क्या होता है मेरे भाई, इस जीरो आवर में सवालों के जवाब दिए जाते हैं, ठीक है। और ये 12 बजे से 1 बजे के बीच होता है। तो पहले प्रश्न किए जाएंगे और फिर उन अगले जीरो आवर में उन प्रश्नों के सवाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये संसद में होने वाली मीटिंग्स या सेशंस के बारे में आप लोगों को मैंने जानकारी दे दी है। चलिएगा, अब जीरो आवर, और आपको जीरो आवर के बारे में भी पता लग गया और आपको पता लग गया प्रश्नकाल के बारे में भी। अब आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है मेरे भाई, कहता है कि संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है। संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता स्पीकर करता है, ठीक है। स्पीकर क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। देखो, मैंने संसद के 2 सदन बताए थे, संसद के 2 सदन बताए थे ना, एक तो लोकसभा और दूसरा बताया था मैंने राज्यसभा, ठीक है, दूसरा बताया था राज्यसभा। अब इन दोनों की जब मीटिंग होती है ना, जॉइंट मीटिंग, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, स्पीकर करता है। लेकिन ये स्पीकर होता कौन है, स्पीकर होता है लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। आप मेरी बात समझ रहे, राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष होता है और वही इनकी जॉइंट मीटिंग की अध्यक्षता करता है। आप सोचोगे राज्यसभा तो अपर हाउस है, इसका अध्यक्ष इस जॉइंट मीटिंग की अध्यक्षता करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे स्पीकर कहा जाता है और वो ही इनके जॉइंट सेशन की अध्यक्षता करता है। आपकी बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात मैं बता दूं, 2023 में अब कौन है स्पीकर, स्पीकर है ओम बिरला, ओम बिरला, ओम बिरला मेरे भाई। ये फिलहाल हमारे क्या है, ओम बिरला, ओम बिरला हमारे स्पीकर है 2023 में अब, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप कि आपकी समझ में आ गई होगी। देखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि देखिएगा, लोअर हाउस बोलते हैं ना लोकसभा को, लोकसभा को क्या बोलते हैं बच्चों, लोअर हाउस। लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, लोअर हाउस। और राज्यसभा को मेरे भाई क्या बोलते हैं, राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस, हैं, अपर हाउस। लेकिन इसका जो अध्यक्ष होता है ना लोकसभा का, उसे स्पीकर कहा जाता है। और ये जॉइंट सेशन, इनका जब जॉइंट सेशन होता है, अपर हाउस और लोअर हाउस के सदस्यों की जब मीटिंग होती है जॉइंट, तो उसकी अध्यक्षता ये स्पीकर ही करता है। हालांकि राज्यसभा एक अपर हाउस है, लेकिन इसका अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करना चाहिए, लेकिन वो करता नहीं है, ठीक है ना। जैसा प्रावधान है वैसा ही होता है। आई होप कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है मेरे भाई, अगला सवाल ये है कि वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है मेरे भाई। देखिएगा, मैंने अभी बताया था वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, ठीक है। और लोकसभा अध्यक्ष को ही स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पीकर कहते हैं मेरे भाई। इसको लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, स्पीकर। तो वर्तमान स्पीकर कौन है, ओम बिरला है। देखिएगा, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं इस, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे सवालों में आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आ जाता है मेरे भाई, ब्लू माउंटेन कहाँ पर है। ब्लू माउंटेन है आपका मिजोरम में। ब्लू माउंटेन कहाँ पे है, ब्लू माउंटेन है आपका मिजोरम में। ये याद कर लेना आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है। ब्लू माउंटेन कहाँ पे है, मिजोरम में है। अब देखिएगा, अगर आपको कहीं लिखा मिल जाए ब्लू माउंटेन, माउंटेन, ब्लू माउंटेन, जस्ट ए मिनट, ब्लू माउंटेन लिखा हुआ मिल गया, तो अगर आपसे पूछेगा तो ब्लू माउंटेन ही पूछेगा, या नीली पहाड़ी। नीली पहाड़ी कहाँ है, तो वो मिजोरम में है, ठीक है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात।
तो नीली पहाड़ी जो शुरुआत होती है नीली पहाड़ी की, वो अगर हिंदी से देखें तो एन से शुरू होती है। देखिएगा नीली पहाड़ी, नीली पहाड़ी, और एन के जस्ट बाद क्या लेटर आता है, एम एन, एम के जस्ट पहले तो एम आएगा, तो एम के हिसाब से इसे याद रखो कि ये मिजोरम में होगा। ठीक है, तो एन से ठीक पहले का लेटर क्या होगा, एम होगा। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी आपके। देखिएगा मैं एक छोटा हिंट देना चाहता हूँ, ब्लू माउंटेन या नीली पहाड़ी कहाँ पे है, ऐसी पहाड़ी आपको बहुत याद करनी पड़ेगी। नीली पहाड़ी, आप डायरेक्ट इसको याद कर लो, मिजोरम में है। अगर आपको याद नहीं होता है, कोई दिक्कत आती है, तो नीली पहाड़ी, इसको इंग्लिश में लिखो नीली, और नील एन से जस्ट पहले का लेटर क्या है, एम, तो एम मतलब मिजोरम। ये आपको जब ऑप्शन देगा ना 4, उसमें ये बहुत हेल्प करता है, तो इस तरह से याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला सवाल है भाई। नेक्स्ट सवाल क्या है, अगला सवाल क्या कहता है, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ये नोट कर रहे होंगे आप, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे, अलाउद्दीन खिलजी के। तो देखिएगा अमीर खुसरो में जो शुरुआत है वो लेटर वो ऐसे है, और अलाउद्दीन खिलजी में भी शुरुआती लेटर ऐसे हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका शुरुआती अक्षर है ए, और इसका भी शुरुआती अक्षर है ए, तो दोनों को आप ऐसे शुरुआत हो रही है, इसलिए अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था, अलाउद्दीन खिलजी का। अब देखिएगा ये कौन से समय की बात कर रहे हैं, अमीर खुसरो कब और कैसे और कहाँ, ये कब की बात कर रहे हैं। देखिएगा सबसे पहले आपका एक दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। दिल्ली सल्तनत, ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत क्या है, दिल्ली सल्तनत कहाँ से शुरुआत है, गुलाम वंश से, गुलाम वंश। और गुलाम वंश का सबसे पहला शासक था कौन, गुलाम वंश का सबसे पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश 1206 ईस्वी से शुरुआत हुई थी इसकी, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश आया, फिर उसके बाद इसी दिल्ली सल्तनत के दौरान की बात है, उसमें अलाउद्दीन खिलजी भी आता है। पहले आता है खिलजी वंश, फिर आता है तुगलक वंश, ठीक है। पहले आता है पहले आता है गुलाम वंश। देखिएगा मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। गुलाम वंश, गुलाम वंश 1206 ईस्वी से शुरू हो जाता है। खिलजी वंश, खिलजी वंश, ठीक है, पहला नंबर। दूसरा नंबर गुलाम वंश, खिलजी वंश। फिर तीसरे नंबर पे आता है बच्चों तुगलक वंश, तुगलक वंश, ठीक है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। फिर आता है सैयद वंश, ये ऊपर लिख देता हूं मैं, देखिएगा। फिर आता है बच्चों आपका सैयद वंश चौथे नंबर पे, ये है सैयद वंश आपका। उसके बाद पांचवें नंबर पे आता है बच्चों आपका, पांचवें नंबर पे जो आता है आपका, पांचवें नंबर पे आता है लोदी वंश, ठीक है। और लोदी वंश के 3 शासक है लास्ट के, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। देखिएगा ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मैं आपको बता दूं बात। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है तो आपकी नॉलेज में ये होना चाहिए। ये दिल्ली सल्तनत के लोग हैं, दिल्ली सल्तनत यहाँ से शुरुआत होती है गुलाम वंश से, ठीक है ना। ये देखिएगा सबसे पहले आपका गुलाम वंश, फिर उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश, ठीक है। तो ये खिलजी वंश के टाइम की बात है जब अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि हुआ करते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ये।
ठीक है, कई बार ये इनका सीक्वेंस भी पूछ लेता है एग्ज़ाम में। कई बार पूछ लेगा गुलाम वंश की शुरुआत किससे हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक से, कितनी सन में हुई थी, 1206 ईस्वी में। ठीक है, कई बार ये पूछ लेगा कि चंगेज खां का आक्रमण कब हुआ था, इल्तुतमिश के काल में। इल्तुतमिश, ठीक है ना, ये गुलाम वंश का ही एक शासक था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप कि वो चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है मेरे भाई, ये देखिएगा आपके सामने है। अगले सवाल में पूछता है कि गोलकुंडा का किला कहाँ पर है। गोलकुंडा का किला कहाँ पे है बच्चों? गोलकुंडा का किला हैदराबाद में है। ठीक है, इसे याद रख लेना। आपको एक चीज़ और काम की बता दूं मैं, चार मीनार कहाँ पे है? चार मीनार ये है आपकी हैदराबाद में, ये भी हैदराबाद में है। ठीक है, और कुतुब मीनार कहाँ पे है? कुतुब मीनार कहाँ पे है? वो है दिल्ली में, दिल्ली में। ठीक है, जहाँ से हम रोज़ गुजरते हैं। चलिएगा, अब मैं आपको बता दूं, गोलकुंडा का किला कहाँ है? हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ है? वो भी हैदराबाद में है। और कुतुब मीनार कहाँ है? वो दिल्ली में है। इससे रिलेटेड यही फैक्ट्स थे, मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे। इसके बाद अब अगला सवाल आता है भाई, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। मीरा कुमार, ठीक है, ये याद रख लेना। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। ठीक है ना, और कौन सी लोकसभा की? देखिएगा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने आपको बताया था, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं। मैंने आपको बताया था कि जो संसद है, संसद वो दो सदनों से मिलके बना है। एक तो लोकसभा है और दूसरा है राज्यसभा। ठीक है, इस ये अब 2023 में कौन सी लोकसभा है? 2023 में 17वीं लोकसभा है मेरे भाई, 17वीं लोकसभा। ठीक है, 2023 में कौन से नंबर की लोकसभा है? 17वीं लोकसभा। और मीरा कुमार कब थी? 15वीं लोकसभा में अध्यक्षा थी। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्षा यानी कि स्पीकर, स्पीकर भी कह सकते हैं, महिला थी एक, मीरा कुमार। ठीक है, सबसे पहली महिला जो लोकसभा अध्यक्षा थी, स्पीकर थी, वो थी मीरा कुमार। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड ये फैक्ट आपको समझ में आ गए। कौन सी लोकसभा में थी वो? 15वीं लोकसभा में। और अब कौन सी लोकसभा है? अब है 17वीं लोकसभा। ठीक है, इससे रिलेटेड यही फैक्ट थे। आगे बढ़ते हैं। अभी फिलहाल 2023 में मैंने बताया था कौन है लोकसभा स्पीकर अब, या लोकसभा अध्यक्ष कह सकते हैं, कौन है अब? ओम बिरला। ओम बिरला। इससे साथ ही लगे हाथ में आपसे एक सवाल और कर लेता हूँ यहाँ पे, इसको हटाते हैं और कुछ सवाल पूछते हैं आपसे। सवाल ये पूछते हैं, देखिएगा, कि देश की राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की राष्ट्रपति है। इससे पहले जो राष्ट्रपति थे वो रामनाथ कोविंद जी थे। ठीक है, अब इससे पहले रामनाथ कोविंद जी थे, ठीक है, ये बात हमें भी पता है। ये महिला है एक। ठीक है, सबसे पहली हमारे देश की सबसे पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ये जो हमारी राष्ट्रपति मैडम है, ये आदिवासी महिला है, आदिवासी महिला। ठीक है, आप देखिए कि अपना देश कितनी तरक्की कर रहा है। कितनी अच्छी बात है कि हमारे देश के, मैं ये कहूँगा कि हमारे देश में इतने अच्छे नेता उभर के आते हैं, और जो एक आदिवासी महिला है उनको भी मौका मिला राष्ट्रपति बनने का।
और किसी भी तरह का उनसे मतलब कोई भी किसी भी टाइप का मतलब ये नहीं देखा गया कि भाई कि वो रिप्रेजेंट करेगी देश को तो मतलब आदिवासी महिला है तो नहीं, देश में सबको समान हक है। देखिएगा ये द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी महिला है तो कई बार एग्जाम में ये सवाल आ सकता है कि देश की सबसे पहली आदिवासी राष्ट्रपति कौन है, तो वो द्रौपदी मुर्मू जी है। उसके बाद सबसे पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल। महिला राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। देखिएगा किसी का भी अगर नाम आपको याद करना है तो पूरा याद करिए, कई बार एग्जाम में पूरा नाम आ जाता है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा पाटिल नहीं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये इनका पूरा नाम है। ये देश की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति रही हैं। और दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रही है, वो अभी मैंने आपको बता दिया। और द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी महिला हैं, उन्होंने समाज कल्याण के लिए बहुत बड़े बड़े काम कर रखे हैं, ऐसी राष्ट्रपति नहीं बनी है वो। अच्छा चलिएगा, अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं मेरे भाई। 12वां सवाल है, क्या कहता है, वर्तमान 2023 में कौन सी लोकसभा है, 17वीं लोकसभा है। सवाल आगे भाई देखिएगा, ये वर्मान लिखा हुआ है भाई, मैं इसको एडिट कर दूं जरा, इसको एडिट कर देते हैं। वर्तमान, वर्तमान कर दिया भाई, ये लीजिएगा आपका सवाल तैयार है। 12वां सवाल क्या कहता है कि वर्तमान में 2023 में कौन सी लोकसभा है, 17वीं लोकसभा है मेरे भाई, 17वीं, अभी मैंने बताया था आपको। तो ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछ लिया जाता है। चलिएगा अगले सवाल पे चलते हैं, 13वें सवाल पे। 13वां सवाल क्या कहता है आपसे, 13वां सवाल आपसे ये कह रहा है, देखिएगा, कहता है कि वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं। देखो मैंने अभी रिपीट किया था ये सवाल आपके सामने, रिपीट नहीं, मैंने आपको पिछले सवालों के जवाब में ये बताया था। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं, 543 हैं। इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, याद कर लेना मेरे भाई, ठीक है, दिल्ली पुलिस के अगले एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है 14वां, साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 में आया था मेरे भाई। कब आया था, 1928 में, 1928 में आया था, ठीक है। अब साइमन कमीशन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा आपको। देखिएगा उस समय जब 1928 की बात करें तो, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना देश में हो गई थी 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, ठीक है। अब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ है, 1947 में, तो ये कब की बात कर रहा है, 1928 की। इसका मतलब ये था कि 1928 में अंग्रेज़ों का ही राज था, ठीक है, अंग्रेज़ों का ही राज था। तो इसमें किसका राज था, अंग्रेज़ों का, अंग्रेज़ों का राज था मेरे भाई, ठीक है, अंग्रेज़ों का ही राज था। दूसरी बात क्या है कि 1928 में जब ये साइमन कमीशन आया था तो अंग्रेजी गवर्नमेंट ने, अंग्रेजी गवर्नमेंट ने ब्रिटेन से 7 अंग्रेज अधिकारी, 7 अंग्रेजी अधिकारी, कितने, 7 अंग्रेजी अधिकारियों का एक डेलीगेशन भेजा था इंडिया में, ठीक है, यहाँ की शासन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। तो ये सातों के सातों अंग्रेज थे। तो इनका विरोध किया था, कांग्रेस ने भी किया था, मुस्लिम लीग ने भी किया था, कुछ सिखों ने इनका साथ दिया था, ठीक है, मतलब साथ नहीं दिया था, समर्थन किया था कि सातों अंग्रेज रहें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस साइमन कमीशन में, साइमन कमीशन का मतलब होता है साइमन आयोग, कमीशन का मतलब होता है आयोग, ठीक है।
इस आयोग में 7 अंग्रेज अधिकारी भेजे गए थे ब्रिटेन से, अंग्रेज अधिकारी। इनमें एक क्लीमेंट एटली भी था जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना था बाद में, क्लीमेंट एटली। तो ये सातों के सातों अंग्रेज थे और इसमें अगर कोई भी एक हिंदू होता तो शायद कांग्रेस इसको स्वीकार कर लेती। कांग्रेस ने इसको ओपोज किया, इसके खिलाफ गए और मुस्लिम लीग भी इसके खिलाफ गया। और उसके बाद जो है कुछ तालुकदारों ने इसको, तालुकदार मतलब जो बड़े बड़े ज़मींदार थे जिनके तालुके होते थे पूरे के पूरे, जैसे पूरा गांव उनके अंडर में है, तो इस तरह के कुछ लोग थे इंडियंस, उन्होंने इनको सपोर्ट किया कि ये 7 अंग्रेज हैं, अंग्रेज ही रहने दो, अंग्रेज ही रहने दो इस आयोग में, साइमन कमीशन में, ठीक है। और कुछ सिखों ने इनको समर्थन दिया था। बाकी सवाल ये आ सकता है एग्ज़ाम में कि मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने इसका विरोध किया था साइमन कमीशन का, ठीक है। आई होप कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 15वां सवाल है और लास्ट सवाल है मेरे बच्चों। आप अपनी तैयारी को दुरुस्त बनाए रखो ऐसे ही। देखिएगा सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल बच्चों, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहूँगा, क्या कहता है सवाल, सवाल कराते पहले। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? इसे ध्यान से पढ़ना सवाल को। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? आंसर है 5 फरवरी 1922 में, 5 फरवरी 1922 में। अब इसमें मैं आपको 3-4 चीज़ नोट पॉइंट बताऊंगा, नोट पॉइंट 3-4 बताऊंगा इसमें। आपने तो सवाल पढ़ लिया, आपके पढ़ने में और टीचर के समझाने में बहुत फ़र्क होता है। टीचर से पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। देखिएगा क्या है, आपने तो बस ये याद कर लिया चोरी चोरा कांड कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ठीक है। ये बताते हैं आपको। देखिएगा चोरी चोरा कांड जो हुआ था, इसमें सबसे पहले तो ये जो 2 वर्ड लिखे हैं ना, चोरी चोरी और फिर है चोरा। आपको एग्जाम में ये भी दे सकता है कि वो चोरा चोरी था या चोरी चोरा था। एक बात तो ये है भाई, ये नोट कर लेना, इसे ध्यान से दिमाग में बिठा लेना। क्या था? चोरी चोरा, ठीक है। चोरी चोरा नाम था इसका, तो इसको आपको याद कर लेना है कि चोरी चोरा कांड था, ना कि चोरा चोरी। कभी एग्जाम में लिखा आ जाए और आप टिक करके चले आओ तो ये चोरी पहले आएगा और चोरा बाद में आएगा। एक बात क्लियर। अब ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक है। 5 फरवरी, इसमें 1922 तो मैक्सिमम बच्चे 80% याद करके चले जाएंगे, लेकिन वो देंगे आपको तारीख, आपसे तारीख पूछेंगे। 4 ऑप्शन ऐसे दे देंगे जिनमें 1922 1922 1922 लिख देंगे, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन 4 3 और 2 इस तरह से ऑप्शन करके दे देंगे, समझ रहे हो ना। तो आपको तारीख भी इसमें याद करनी है, ये दूसरा पॉइंट है मेरे भाई। तो ये तारीख भी बहुत अहमियत रखती है। 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था, चोरी चोरा कांड हुआ था, ठीक है। ये इसमें करीब 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, अंग्रेज अधिकारी पुलिसकर्मी मार दिए गए थे, ठीक है ना, हिंदू क्रांतिकारियों के द्वारा, ठीक है। तो ये बात याद रख लेना आप, इसीलिए ये एक बहुत बड़ी घटना थी उस टाइम की। देखिएगा अब मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता दूं, मैं आपको ये कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ। जिस तरह की डीप नॉलेज मैं आपको देता हूँ, आई होप कि ये आप अपने दिमाग में उतारते हैं। चलिएगा दोस्तों, इसी के साथ अगली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू गाइज।